दिल्ली में हुआ एक ऐसा मर्डर केस जिसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान किस हद तक जा सकता है। बात है 1995 की। कांग्रेस के एक युवा नेता सुशील शर्मा अपनी पत्नी नैना सहानी के साथ दिल्ली के कोल मार्केट इलाके में सरकारी फ्लैट में रहते थे। 2 जुलाई 1995 की यह बात है। सुशील शर्मा अपने सरकारी फ्लैट पर आते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी पत्नी नैना सहानी लैंडलाइन पर किसी से बात कर रही थी और जैसे ही नैना सहानी सुशील शर्मा को देखती है तो वह उस फोन को झटके से रख देती है, लेकिन उसको ऐसा करते हुए सुशील शर्मा ने देख लिया था और सुशील शर्मा घर के अंदर आते ही उससे पूछते हैं कि किससे बात कर रही थी। तो नैना सहानी उसको कहती है कि कोई नहीं था, रॉन्ग नंबर था। यह कहकर वह अपने रूम में चली जाती है, लेकिन सुशील शर्मा को अपनी पत्नी नैना सहानी पर शक हो जाता है तो वह लैंडलाइन फोन के पास जाते हैं और रिडायल का बटन दबाते हैं। दूसरी तरफ से मतलूम करीम फोन उठाता है और सुशील शर्मा उसकी आवाज पहचान जाता है और फोन को वापस रख देता है। दरअसल मतलूम करीम नैना सहानी का एक दोस्त था। यह लोग पहले भी मिल चुके थे, इसीलिए सुशील शर्मा उसकी आवाज पहचानता था। लेकिन सुशील शर्मा के मन में एक बात घर कर जाती है कि मतलूम करीम और मेरी बीवी नैना सहानी के बीच में शायद कोई चक्कर चल रहा है और वह अपनी पत्नी के पास जाता है। वह उस वक्त बहुत गुस्से में था। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम इस मतलूम करीम से क्या बात करती हो। तो वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सुशील शर्मा बहुत ही गुस्से में था, इसीलिए वह अपनी लाइसेंसी गन निकालता है और 3 राउंड फायर कर देता है। पहली गोली दीवार पर लगती है, लेकिन दूसरी गोली नैना सहानी के गले को चीरती हुई निकल जाती है और तीसरी गोली नैना सहानी के सर पर लगती है और नैना सहानी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। कमरे में चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। थोड़ी देर बाद सुशील शर्मा का जब गुस्सा शांत होता है तब उसे एहसास होता है कि उसे कितना बड़ा गुनाह हो चुका है। अब वह अपनी पत्नी नैना सहानी की बॉडी ठिकाने लगाने की सोचता है और एक बड़ी सी थैली में अपनी पत्नी नैना सहानी की लाश को डाल देता है और जो खून उस कमरे में फैला था वह उसकी भी साफ सफाई करता है। उस दिन ऐसा हुआ कि किसी ने भी उस गोली की आवाज को नहीं सुना। अपने घर की सफाई करने के बाद वह अपनी पत्नी की लाश को अपनी गाड़ी में रखता है और रवाना हो जाता है और अपनी गाड़ी को लेकर आरटीओ पुल पर पहुंचता है। आरटीओ पुल के नीचे से यमुना नदी बहती है तो वह सोचता है कि क्यों ना अपनी पत्नी नैना सहानी की लाश को इस यमुना नदी में ही ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन उस पुल पर उसे मौका नहीं मिल पाया क्योंकि उस पुल पर बार बार गाड़ियों का आना जाना लगा रहा। इसीलिए वह इस प्लान को ड्रॉप करता है क्योंकि वह एक नेता था और उस पुल पर भी बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी। अगर उसको किसी ने पहचान लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत भी हो सकती थी। इसीलिए वह वहां से चला जाता है और दिल्ली की ओर वापस आता है और दिल्ली के कनॉट प्लेस पहुंचता है क्योंकि कनॉट प्लेस में उसका एक रेस्टोरेंट था। वह वहां पर पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी बाहर ही खड़ी करके रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। वह देखता है कि रेस्टोरेंट के अंदर काफी ज्यादा भीड़ थी। उस रेस्टोरेंट को सुशील शर्मा का मैनेजर केशव संभालता था। तो सुशील शर्मा अपने मैनेजर केशव के पास जाता है और तुरंत रेस्टोरेंट खाली करवाने को कहता है कि यहाँ से सभी को भगा दो। तो केशव कहता है कि अभी तो लोग खाना खा रहे हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सुशील शर्मा कहता है कि जो खाना खा रहे हैं उनको खाना खाने दो और कोई भी नया ऑर्डर मत लेना। सभी को यह कह दो कि खाना खत्म हो गया है। जो लोग खाना खा रहे थे वह धीरे धीरे चले गए। अब रेस्टोरेंट खाली हो चुका था और इसके बाद जो लोग रेस्टोरेंट में काम करते थे उन्हें भी घर भेज देता है और कहता है कि कल की भी छुट्टी है, कल भी मत आना। अब पूरा रेस्टोरेंट खाली हो चुका था। उसमें सिर्फ 2 लोग थे, एक सुशील शर्मा और दूसरा उसका मैनेजर केशव। सुशील शर्मा अपने मैनेजर केशव को बताता है कि मेरे हाथों मेरी पत्नी नैना का मर्डर हो गया है और उसको प्लान बताता है कि नैना की लाश को रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाना है। केशव उसका खास आदमी था। सुशील के समझाने पर केशव ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और गाड़ी से नैना की लाश को निकालकर तंदूर के पास पहुंच जाते हैं और लाश को तंदूर में डाल देते हैं। लेकिन तंदूर छोटा था, उसकी पूरी लाश उसके अंदर नहीं जा रही थी और तंदूर में इतनी आग भी नहीं थी कि वह किसी लाश को जला सके क्योंकि उसमें रोटियां सेकी जा रही थी, इसीलिए उसमें रोटी बना सके इतनी ही आग थी। लेकिन इतनी आग में भी वह लाश धीरे धीरे जलना
जलना शुरू हो जाती है। वह लाश धीरे धीरे जल रही थी, इसीलिए वह दोनों उस तंदूर में लकड़ियां, कागज, गत्ते सभी कुछ डालते हैं, लेकिन फिर भी उसमें इतनी आग नहीं लग रही थी। तभी केशव को पास ही में घी का एक बर्तन दिखाई देता है, उसमें घी था। केशव थोड़ा सा घी उस आग में डालकर देखता है तो आग एकदम से बढ़ती है। केशव सोचता है कि जब मैं सारा घी डाल दूंगा तो आग अच्छे से लग जाएगी और बॉडी जल्द से जल्द जलकर खत्म हो जाएगी। इसीलिए वह सारा का सारा घी उस तंदूर में डाल देता है। उस घी को पाकर आग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वह रेस्टोरेंट की दीवारों से भी ऊपर निकल गई और बाहर भी सभी को दिखाई देने लगी। लेकिन उसका एक फायदा यह था कि अब लाश जल्द से जल्द जलना शुरू हो गई थी। लेकिन दिक्कत यह हुई कि पास ही में फुटपाथ पर एक महिला सब्जी बेचती थी, वह वहां पर थी। वह आग को देखकर चिल्लाने लगती है कि इस रेस्टोरेंट में आग लग गई। उस इलाके में एक कांस्टेबल की ड्यूटी थी, तो वह महिला के पास आकर कहता है कि आप क्यों चिल्ला रही हैं? तो वह महिला बताती है कि इस रेस्टोरेंट में आग लग गई है। तो कांस्टेबल रेस्टोरेंट में देखने के लिए जाता है, लेकिन उसको केशव रोक लेता है। केशव के रोकने पर कांस्टेबल केशव से पूछता है कि क्या आपके होटल में आग लगी हुई है? तो केशव उसको कहता है कि नहीं नहीं, अंदर आग नहीं लगी हुई है, हम तो सिर्फ कचरा जला रहे हैं। तो कांस्टेबल सोचता है कि शायद यह सही ही कह रहा होगा, इसीलिए कांस्टेबल वापस लौट आता है। वह बाहर आता है तो उसे भी आग बढ़ती हुई नजर आती है। वह उस आग को देखने के लिए होटल की दीवार के ऊपर से देखता है। वह जैसे ही दीवार के ऊपर से देखता है तो उसे तंदूर में नैना की लाश के पांव दिखाई देते हैं। वह समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसीलिए वह और पीसीआर को फोन करता है और बहुत सारे पुलिस वालों को बुला लेता है। पीसीआर को देखकर सुशील शर्मा समझ जाता है कि अब वह पकड़ा गया, इसीलिए वह वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस होटल में आती है और उस तंदूर में लगी हुई आग को बुझाती है। उसके बाद उस जली हुई लाश को निकालकर हॉस्पिटल भेज देती है ताकि उसका पोस्टमार्टम किया जा सके। वह लाश इतनी ज्यादा जल चुकी थी कि वह लाश पहचान में भी नहीं आ रही थी। दूसरे दिन मतलूम करीम यह खबर अखबार में पढ़ता है कि सुशील शर्मा के होटल से एक लाश बरामद हुई है, तो वह समझ जाता है कि शायद हो ना हो कुछ अनहोनी हो चुकी है। इसीलिए वह हॉस्पिटल आकर नैना सानी को उसकी अंगूठी से पहचान लेता है और कहता है कि यह नैना सानी की ही लाश है। पुलिस का शक तब पक्का हो जाता है जब पुलिस को पता चलता है कि सुशील शर्मा उसी दिन से फरार है जिस दिन से नैना सानी की हत्या हुई है। क्योंकि पुलिस ने सुशील शर्मा को होटल से भागते हुए नहीं देखा था, इसीलिए उन्हें पहले पता नहीं था कि यहाँ पर कितने लोग हैं। सुशील शर्मा पुलिस से छुपता भाग रहा था। सुशील शर्मा भागता भागता बेंगलोर पहुँच जाता है और अपनी बेल लेने की कोशिश करने लगता है। यह बात दिल्ली पुलिस को पता लग जाती है और दिल्ली पुलिस बेंगलोर जाकर सुशील शर्मा को हिरासत में ले लेती है और दिल्ली वापस लेकर आती है। कोर्ट ने सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन 2013 में इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है और कारण यह बताया जाता है कि सुशील शर्मा ने जो कुछ भी किया वह उसने गुस्से में किया, क्योंकि उसका पहले से कोई प्लान नहीं था। उसने जो भी कुछ किया अचानक हुआ और गुस्से में हुआ, इसीलिए उसे 2013 में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताया करें। आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। धन्यवाद चैनल को